हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं और आज हम लोग जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है गैसियस स्टेट। आप बोल सकते हो ये वाला जो टॉपिक है गैसियस स्टेट, इसको आप बोल सकते हो ये इस तरह से हम लोग कवर करने वाले हैं कि ऑब्वियसली इस साल जो पेपर दे रहे हैं उनको तो फायदा होने ही वाला है, लेकिन ये मेन पर्पस है जो नेक्स्ट ईयर को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि काफी डिटेल्ड होगा और हम लोग जिस डिटेलिंग में जाएंगे उसमें थोड़ा समय लगेगा। मतलब नंबर ऑफ लेक्चर्स मे बी 8, 9 और 10 इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट बेटा दो टॉपिक्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक आइडियल गैसेस और दूसरा रियल गैसेस। आइडियल गैसेस से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलता हूं, चैप्टर स्टार्ट करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडियल गैस क्या है, व्हाट इज एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस मैं आपसे पूछूं कि आप आइडियल गैस को क्या बोलोगे, किस गैस को आइडियल बोलते हैं, तो अभी इस चैप्टर को जिस लेवल पे हम लोग शुरू करें, मतलब एकदम शुरुआती स्टेज में मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि आइडियल गैस क्या है तो आप बोलोगे बेटा कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, दोज गैसेज विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशंस आर कॉल्ड आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज वो गैसेज होती हैं, सो आइडियल गैस इज दैट गैस विच फॉलोज PV इज इक्वल टू व्हाट, nRT। जो PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करने जा रही है इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल गैसेस, ठीक है। कई बार बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करने वाली जो गैस है उसको हम आइडियल गैस बोलेंगे, जैसा कि आप बोल रहे हो, लेकिन कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, तो शायद आपको मालूम है बेटा कि ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो परफेक्टली 100% इस इक्वेशन को फॉलो करती हो, लेकिन फिर भी हम लोग गैसेस को आइडियल मानते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास सिचुएशन प्रिवेल करती है उन सिचुएशंस में हम गैसेस को आइडियल मान सकते हैं। बाकी आइडियल गैसेस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग 5-6 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए गैस के अंदर ताकि हम उस पर्टिकुलर गैस को क्या बोल सकें, आइडियल गैस। अभी तो सिर्फ एक चीज पे फोकस करो कि अगर मैं गैस को आइडियल बोल रहा हूं तो आइडियल होने के लिए सिर्फ उसके अंदर एक खासियत होनी चाहिए कि वो PV इज इक्वल टू nRT को क्या करेगी, फॉलो करेगी। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज और बेहतर से समझ में आती जाएंगी। बच्चों इस इक्वेशन में P इज प्रेशर, प्रेशर बाय व्हाट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स ऑन कंटेनर वॉल। जिस कंटेनर में गैस को रखा जाता है कंटेनर वॉल पे लगातार गैस पार्टिकल कोलाइड करते हैं, उस कोलिजन के समय एक इंपैक्ट फोर्स, एक इंपल्सिव फोर्स आता है, दैट इंपल्सिव फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मुझको प्रेशर देगा। सो जब मैं बोलता हूं PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू nRT में बेटा P इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। V बेटा क्या है, V बच्चे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट, या सिंपली वॉल्यूम ऑफ गैस। V को आप बोलते हो वॉल्यूम ऑफ गैस है, या सिंपली इट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट। एंड यहां नंबर ऑफ मोल्स है, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा टेम्परेचर जब केल्विन स्केल पे होता है सो T जो कैपिटल T है इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, विच इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। सो दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ एज्यूमिंग दैट आप ये सब जानते हो कि केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में, सेंटीग्रेड सेल्सियस को स्केल को केल्विन स्केल में कैसे रिलेट करते हैं, ऑल यू मस्ट बी नोइंग, these are very basic things. So assuming that you all know these facts कि आप टेम्परेचर को कैसे केल्विन में चेंज करोगे, मैं उसको अभी यहां पे अवॉइड कर रहा हूं। PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करने वाली गैसेस को बोलेंगे आइडियल गैस। अब यहां ये जो टर्म P है ये प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, सो प्रेशर को बेटा मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनके अंदर जो लिक्विड यूज होता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में वो लिक्विड क्या यूज होता है बेटा, मरकरी। अब उसके पीछे पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो उसके लिए हमें एक जरूरी चीज और समझनी पड़ेगी और वो है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। क्यों, ये है तो फिजिक्स का टॉपिक, फ्लूइड स्टैटिक्स में ये पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको यहां पे जरूर दूंगा, क्योंकि हम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स में प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम का यूज होगा। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, यहां P प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल है, P इज प्रेशर exerted
exerted by the gas, और जैसा मैंने बोला कि by the gas on what, on container wall, जिस कंटेनर में रखी हुई उस कंटेनर की वॉल पे ये गैस पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सो दैट इज द प्रेशर, राइट. V is volume of the gas या simply volume of the container in which the gas is kept, volume of the gas. N बेटा यहां number of moles of gas है, N is moles of gas. R is a constant जिसको आप बोलते हो गैस कांस्टेंट, जिसको आप बोलते हैं गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इसको कई जगह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी लिखा हुआ मिलता है. और कैपिटल T इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर है. अब ये जो R की वैल्यू है, ये जो गैस कांस्टेंट R की वैल्यू है, इसको आपको लेना क्या है, ये डिपेंड करेगा यूनिट पे. तो मैं यहाँ पे R की जो वैल्यूज बेटा अलग अलग हम लोग यूज करते हैं वो मैं लिख देता हूं. सो वैल्यूज ऑफ R की अगर मैं बात करूं तो वैल्यूज ऑफ R वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स क्या लेनी है. तो R की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो पहली वैल्यू जो आप अक्सर न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे बेटा, और वो R की वैल्यू यूज करोगे 0.0821 और ये वैल्यू होगी ATM लीटर मोल केल्विन. ऑब्वियसली अब ये वाली वैल्यू कब यूज करनी है ये आपको समझ में आता है यूनिट से. क्या समझ में आता है, देखो मोल मोल में ही होगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. हमें इस इक्वेशन में टेम्परेचर को केल्विन में लेना होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम की बहुत सारी दूसरी यूनिट्स होती हैं. तो अगर प्रेशर बच्चे ATM में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, और वॉल्यूम लीटर में है, तो आप R की वैल्यू 0.0821 ATM लीटर मोल केल्विन लोगे. और अगर R को सपोज मेरा प्रेशर बार में है, सो this will be 0.0831 bar liter upon mole Kelvin. And one more unit, SI unit beta 8.314 and this is joule per mole per Kelvin. जूल पर मोल पर केल्विन, ये SI यूनिट हो गई. SI यूनिट का मतलब है प्रेशर आप पास्कल में ले रहे होंगे और वॉल्यूम मीटर क्यूब में. प्रेशर आप पास्कल में ले रहे होंगे और वॉल्यूम मीटर क्यूब में. सो R की क्या वैल्यू यूज करनी है PV इज इक्वल टू nRT में, ये आप डिसाइड करोगे प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट से. मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में ज्यादातर हम लोग ये वाली वैल्यूज यूज करते हैं 0.0821. ऑल्दो जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, सो थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर हम लोगों को ये वाली भी वैल्यू यूज करनी पड़ती है. लेकिन अगर हम उस चैप्टर को छोड़ दें तो मैं बोल सकता हूं कि ज्यादातर केसेस में हम लोग ये यूज करते हैं, क्योंकि प्रेशर अक्सर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर करते हैं और वॉल्यूम बेटा लीटर में मेजर करते हैं. ठीक है, सो ये R की वैल्यूज हैं. अब जैसा मैं पहले बोल रहा था कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन फिजिक्स से उठा के आपको बताना पड़ेगा, और वो है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उस एक्चुअली कॉन्सेप्ट को मुझे यूज करना है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को समझाने के लिए. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. तो ये डायग्राम जरा देखिए आप. हमारे पास एक लिक्विड है, सपोज ये इस तरह से हमारे पास लिक्विड है. मान लो बेटा इसकी जो हाइट है, लेट्स से ये वाली जो हाइट है और वो हमारी h है. सो द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इज h. और इसको कवर कर लेते हैं, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं. सो मान लो ये कवर्ड वेसल है. कवर्ड का मतलब कवर मैंने इसलिए किया है ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल ना रहे. कवर मैंने इसलिए किया है ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल ना रहे. तो ये कंटेनर है बच्चे, ऊपर से कवर्ड है और यहाँ पे h हाइट तक एक लिक्विड फिल्ड है. अब मुझे पता करना है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. तो शायद आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हो रो जी एच. प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम इज रो जी एच, है ना, या HDG. रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और H या वर्टिकल हाइट है यहाँ पे. सो उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे, चलो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा प्रूफ देखते हैं, और जो आप शायद फ्लूइड स्टैटिक्स में भी पढ़ोगे. हम इस लिक्विड के अंदर एक छोटा सा लिक्विड एलिमेंट ले रहे हैं. ये छोटा सा लिक्विड एलिमेंट है मेरे पास, ये वाला बेटा छोटा सा लिक्विड एलिमेंट है. ठीक है, ये जो लिक्विड एलिमेंट है ये मैंने बॉटम से y हाइट पे लिया है, और यहाँ पे ये मेरा रेफरेंस है. आप बोल सकते हो ये y मतलब वर्टिकल एक्सिस ये रहा, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस. ठीक है बेटे, अब y हाइट पे मैंने यहाँ पे इस जगह नीचे बॉटम से y हाइट पे मैंने एक dy
आप बोल सकते हो dy लेंथ का या dy हाइट का मैंने एक लिक्विड एलिमेंट लिया है, ठीक है। अगर मैं इस लिक्विड एलिमेंट की बात करूं तो ये इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम है, समझना आप। इस लिक्विड एलिमेंट में बॉटम पे मतलब इधर से जो प्रेशर लग रहा है, मान लो वो प्रेशर P है, वो प्रेशर क्या है बेटा, P है, ठीक है। सो बॉटम से जो प्रेशर लग रहा है P है। अगर प्रेशर P है और मान लो उसका सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो फोर्स कितना होगा, क्योंकि आपको मालूम है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। तो ये वाला फोर्स आ गया। नीचे से कितना फोर्स लग रहा है बेटा, नीचे से कितना फोर्स लग रहा है, P इंटू A, ठीक है। जब आप नीचे से ऊपर गए, जैसे dy हाइट ऊपर गए, तो जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, इसके कारण, इतने कॉलम के कारण जो इंक्रीज इन प्रेशर है, सपोज वो dp है, इतने कॉलम के कारण जो इंक्रीज इन प्रेशर है, सपोज वो dp है, तो ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो p प्लस dp होगी। और प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करता है, प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा। तो यहां जो प्रेशर फोर्स होगा p प्लस dp इंटू a। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो मेरा, आप बोल सकते हो ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो P प्लस dP इंटू A लग रहा है, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो PA लग रहा है, और इसका खुद का मास नीचे एक फोर्स, नीचे इसका वेट के कारण फोर्स नीचे लग रहा हो, जिसको आप mg बोलोगे, मास इंटू ग्रेविटी mg। अच्छा बेटा m यहां पे क्या है, m यहां पे मास ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो छोटा सा एलिमेंट आपने कंसीडर किया है इसका मास है। अच्छा मास आएगा कैसे बच्चे, मास कैसे आएगा बेटा, मास आएगा व्हाइट कलर, मास कैसे आएगा, इस छोटे से एलिमेंट का मास होगा बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसको छोटा सा मास बोल लो, मैं इसको डीएम बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि छोटा सा मास होगा, थोड़ा सा मास होगा, तो लेट दिस मास बी डीएम। सो ये जो डीएम की वैल्यू होगी वो होगी बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, छोटा सा वॉल्यूम डीवी इनटू डेंसिटी। अच्छा बच्चे वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, थिकनेस है बेटा dy इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को यहाँ d डेंसिटी है। अब चूंकि कई d आ चुके हैं तो आप कंफ्यूज हो गए, सो आपका कंफ्यूजन नहीं होने के लिए एक काम करते हैं, डेंसिटी को मैं रो से डिनोट करता हूं, डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर लेता हूं, तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इनटू रो, यहां पे ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जो आपने लिक्विड ले रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है बेटा। सो वॉल्यूम आप निकालोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस इनटू रो, राइट। सो दिस इज डीएम। चलो अब चूंकि ये जो पार्टिकल है, ये जो सेक्शन है ये स्टैटिक है, ये मूव तो कर नहीं रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो आपको नेट फोर्सेस क्या करने पड़ेंगे, जीरो करने पड़ेंगे। तो ठीक है, जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना नीचे से भी फोर्स लगेगा। ऊपर वाले फोर्सेस देखो बेटा, P प्लस dpa प्लस mg, सो P प्लस dp इंटू a प्लस dm इंटू g शुड बी इक्वल टू दिस वर्टिकल फोर्स pa। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा बेटा pa प्लस dp इंटू a प्लस dm इंटू जी इज इक्वल टू पी इंटू ए, पी ए की वैल्यू कैंसिल होगी। अच्छा डीएम की वैल्यू उठा के यहां से रखो, तो डीएम डीपी इंटू ए प्लस डीएम को लिखोगे आप बेटा डी ए इंटू डी वाई इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहां से एक चीज और कैंसिल हो रही होगी, एक चीज और क्या कैंसिल हो गई, अच्छा ये जो वॉल्यूम सॉरी जो एरिया है वो आपने डी नहीं ए मान रखा है, एरिया को ए मान रखा है, सो एरिया आपका कैंसिल हो रहा है, यहां से देखिए एरिया भी क्या होगा, कैंसिल होगा, और आपको एक इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन क्या मिलेगी बेटा, dp अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस रो जी, dp अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस रो जी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। ये कलर मैं फिर से देखो, ये इधर वाला जो फोर्स है ये शायद आपको कम दिख रहा होगा बेटा, ये कम दिख रहा है, तो इधर वाला जो फोर्स है वो P इंटू ए है, इधर वाला जो फोर्स है खुद के वेट के कारण है, तो ये dm इंटू जी है, और ये फोर्स जो है वो P प्लस dp इंटू ए है, और ये आपका एलिमेंट था बेटा। रेड कलर शायद आपको हल्का दिख रहा होगा, इसलिए मैंने व्हाइट कलर से इसको लिख लिया, ठीक है। सो dp अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस रो जी, दिस इज द इक्वेशन। ये हाइट थी वर्टिकल यहां से y, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो कि इस पर्टिकुलर हाइट पे मुझे प्रेशर और हाइट का रिलेशन दे रहा है, पर मुझे मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि अगर मेरे पास वर्टिकल हाइट h है तो उस हाइट के कारण प्रेशर होगा कितना बॉटम पे, एक्चुअली मेरा एम ये है।
कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि चलो बताओ कि इस जगह बॉटम पे यहां पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, यहां बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूं तो आप इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हो, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, dp अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस रो जी। यहां पे रो क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। सो दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन जो कि हाइट को प्रेशर के साथ रिलेट करती है, ये हाइट को प्रेशर के साथ रिलेट करती है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। और एक्चुअली जब आप फिजिक्स में थोड़ा और डेप्थ में जाओगे तो यहां जी के बजाय आप एक्चुअली ए वाई लिख सकते हो। ए वाई का मतलब है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। सो दैट विल बी कवर्ड इन फिजिक्स। अभी तो हम लोग बेसिक पे रहते हैं जितना हमें जरूरत है केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, सो मेरा एम ये था, हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, dp अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस रो जी। और हमारा एम ये था कि ये हमारा कंटेनर है और कंटेनर में h हाइट तक लिक्विड भरा है, h हाइट तक लिक्विड ये फिल्ड है जिसकी डेंसिटी रो है और हाइट h है। और बॉटम पे, यहां बॉटम पे हमें प्रेशर की वैल्यू पता करनी है, ठीक है बेटा, यहां बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू पता करनी है। और हमने इसी को वाई एक्सिस मान रखा था। हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है बेटा, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो dp इज इक्वल टू माइनस रो जी इंटू डी वाई। चलिए इंटीग्रेट करते हैं ध्यान से, अब इंटीग्रेशन करना है। जब y की वैल्यू 0 है, y यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये y एक्सिस है, तो जब y की वैल्यू 0 है तो मान लो प्रेशर की वैल्यू p है। जब यहां बॉटम पे प्रेशर हमें पता करना है तो मान लो जब y 0 है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये हमारा ओरिजिन है एक तरह से। सो दिस इज y, सो y की वैल्यू यहां पे 0 है, सो 0 पे प्रेशर की वैल्यू p है। और जब y की वैल्यू h हाइट तक जाती है, यहां पे h हाइट तक है, सो जब y की वैल्यू h है तो हमारा प्रेशर का वैल्यू, यहां पे तो अब कोई लिक्विड है नहीं और ऊपर से कवर्ड है तो एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं है, तो वहां प्रेशर की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। वहां कोई प्रेशर नहीं लग रहा है क्योंकि वहां पे लिक्विड खत्म हो चुका है, जस्ट लिक्विड के सरफेस पे, अब उसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है और ऊपर से भी ढका हुआ है, एटमॉस्फेयर को ये ओपन नहीं है। सो यहां पे प्रेशर हो जाएगा dp। सो dp का इंटीग्रेशन, सॉरी यहां पे प्रेशर 0, dp का इंटीग्रेशन होगा p, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट p, सो दिस विल बी माइनस p इज इक्वल टू माइनस रो जी एच, और माइनस माइनस कैंसिल हुआ और आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है रो जी एच, जो कि आप पहले से जानते होंगे, आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम इज रो जी एच, ये आप जानते होंगे, ये कुछ ऐसे आता है, ठीक है। अब ये जो अगर मान लो ओपन कंटेनर, कई बार बच्चों का सवाल होता है कि ठीक है सर ये तो क्लोज कंटेनर के लिए हो गया जो आपने ढक्कन लगा के रखा हुआ, अगर कंटेनर ओपन होता तो फिर क्या करते, कंटेनर ओपन होता तो बेटा फिर हमारी प्रॉब्लम ये होती, अगर कंटेनर ओपन होता तो बच्चे मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, अब ओपन कंटेनर है और h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, जिसकी डेंसिटी रो है। अब हाइट क्या है बच्चे, h है, ठीक है, हाइट h है, ठीक है। अब बाहर से एक प्रेशर लग रहा है P ATM, मतलब इस सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है P ATM, ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें यहां पे प्रेशर की वैल्यू बतानी है तो बहुत सिंपल है, अब इसको आप या तो इंटीग्रेट करो या सिंपल, अब रिजल्ट ध्यान रखने, इस लिक्विड कॉलम के कारण नीचे प्रेशर कितना लगेगा, रो जी एच, लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर कितना लगेगा, रो जी एच, और चूंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो एक प्रेशर ऊपर से भी लग रहा है, ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना लग रहा है बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज P ATM। सो total pressure will be P rho GH plus P ATM. So this is the value of pressure at this point, right? So अगर ओपन कंटेनर है बेटा, सो ओपन का मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी एक कंपोनेंट आप बोल सकते हो ऐड करना पड़ता है फाइनल रिजल्ट में। सो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड के कारण प्रेशर, और बाहर चूंकि एटमॉस्फेयर को ओपन है तो एटमॉस्फेयर के कारण भी प्रेशर लगता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ये प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम है, क्यों पढ़ रहे हैं आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये तो रो जी एच हो गया, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। एक बात और मैं बताना चाहूंगा बेटा कि यहाँ जो एच है, ध्यान रखना, एच वर्टिकल हाइट होनी चाहिए लिक्विड कॉलम की, एच क्या होनी चाहिए, वर्टिकल हाइट लिक्विड कॉलम की। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि चलो बेटा हमारे पास इस तरह का एक कंटेनर है, इस तरह का एक कंटेनर मान लो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और लेट्स से यहाँ पे एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, और ये वाला जो लेंथ है बेटा वो लेंथ लेट्स से L है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि इस लिक्विड कॉलम के कारण
यहां पे इस जगह प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, एंड दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो दिस इज PATM, सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर आपको यहां पे प्रेशर बताना होगा तो प्रेशर आएगा ρGH। H ध्यान रखना कि शुड बी द वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। अब आप बोलोगे सर यहां तो वर्टिकल है ही नहीं, ये तो स्लांट है, कोई बात नहीं, इसको वर्टिकल कर लो। इसका जो वर्टिकल मतलब H बेटा ये वाली हाइट होनी चाहिए, ये जो हाइट है ये मेरी H है। और बताओ अगर ये L है और ये थीटा है तो H की वैल्यू कितनी होगी, H की वैल्यू कितनी होगी, L sin थीटा। कितनी होगी बेटा, L sin थीटा, है ना। सो यहां पे अब प्रेशर कितना हो जाएगा, L sin थीटा विच इज H इंटू डेंसिटी, सो रो इंटू G प्लस ओपन टू एटमॉस्फेयर। सो आपको एक कंपोनेंट और ऐड करना है यहां पे, और वो कंपोनेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सो यहां पे अब हो गया ρGH, ρG और H बेटा ये है, और PATM क्यों ऐड किया, क्योंकि एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर, अगर इसको क्लोज कर देते तो आप PATM गायब कर देते। यहां पे एक और आपसे क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर ठीक है उसका तो आपने कंपोनेंट ले लिया L sin थीटा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया। तो मैं बता दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई भी आप कंपोनेंट मत लेना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर डायरेक्शन से एक्ट करता है ना, हर डायरेक्शन से एक्ट करता है, उसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें साइन थीटा कॉस थीटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हर डायरेक्शन पे, जैसे मान लो ये पेन है तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से भी एक्ट कर रहा है, इधर से, मतलब हर डायरेक्शन पे इसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो आप कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंपोनेंट मत लेना, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, उसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। वो तो चूंकि मास नीचे ग्रेविटी के कारण, तो मास का इधर वाला कंपोनेंट, आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप पढ़ते हो ना, वेज वाला, सो mg sin थीटा mg cos थीटा, आप कंपोनेंट्स को जब रिजॉल्व करते हो, सो एक्चुअली यहाँ पे mg sin थीटा वाला कंपोनेंट इधर आएगा, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट, इसलिए यहाँ sin थीटा आया है, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पर्पसली होगा क्या कि फिर ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो अननेसेसरी यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है, लेकिन सिर्फ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़ लेने से हमारे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का फंडा क्लियर नहीं होता, उसके लिए एक लॉ और पढ़ना पड़ता है, और वो लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ। क्या है बेटा, पास्कल्स लॉ, शायद नाम सुन रखा हो आपने पास्कल्स लॉ का, लिक्विड्स के लिए। पास्कल्स लॉ भी हमें जानना जरूरी है, और बड़ा सिंपल लॉ है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप सेम लिक्विड लो, लिक्विड सेम है, तो अगर आप सेम वर्टिकल हाइट पे, लिक्विड सेम है, तो प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है। आप बोल सकते हो पास्कल्स लॉ एक तरह से सेम लिक्विड के लिए ये बताता है कि सेम वर्टिकल हाइट पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगले स्लाइड पे, अगले पेज पे मैंने उसको अच्छे से आपको बोल सकते हो कि ये शो करके रखा हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, राइट। पास्कल्स लॉ स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा। पास्कल्स लॉ और द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। मैं बता दूं पास्कल्स लॉ इतना आजकल यूजफुल है, ये जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं बेटा, जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है सब पास्कल्स लॉ पे काम करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम आप देखते हो कि ये क्रेन्स होती हैं, इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करती हैं। आप सोचो एक आदमी, एक बंदा ऊपर बैठा होता है, सिर्फ वो लीवर को पुल या पुश करता है, लीवर को, वो सिर्फ एक बंदा, वो उस बंदे का भी स्ट्रांग होना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्त कोई ताकतवर आदमी उधर बैठता है और वो उसके उठाने से क्रेन चलती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली वो पावर तो सारी क्रेन की है, ऊपर जो बंदा है बस वो उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, वो लीवर खींच सके, लीवर पुश कर सके, वो हल्का सा लीवर उठाता है, पुश करता है, और इतने लार्ज ऑब्जेक्ट्स को आप बोल सकते हो वो उठा सकता है। सो ऑल दिस इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। इतनी भारी गाड़ी इतनी स्पीड से चलती है ना। अब जैसे हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो इतनी भारी भारी कारें होती हैं, वो कारें बहुत तेज स्पीड से चलती हैं। आप क्या करते हो, आप एकदम सुपर ह्यूमन की तरह भी हो। कभी आप सोचो तो आपको लगेगा आप सुपर ह्यूमन हो, क्यों? आप कार के अंदर बैठते हो, पैडल लीवर पे हल्का सा पुश करते हो, और इतनी भारी गाड़ी इतनी तेज स्पीड से चलती हुई एकदम सेकंड्स के अंदर रुक जाती है। तो आपको नहीं लगता कि आपके अंदर कितनी अथाह, कितनी मतलब इनॉर्मस पावर है? कभी आपको नहीं लगता कि आप तो सुपर ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हो? एक्चुअली आपकी ताकत नहीं है, दिस इज द पावर ऑफ पास्कल्स लॉ। ये ताकत है पास्कल्स लॉ की, है ना। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ, सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर इज अ प्रिंसिपल इन फ्लूइड मैकेनिक्स that state that pressure exerted anywhere
in a confined incompressible fluid is transmitted equally in all directions throughout the fluid. और ऐसा डायरेक्शन आप ऐसा देख रखे होगे, ये लॉ एक्चुअली ये है, लॉ ये कह रहा है कि अगर आप सपोज प्रेशर अप्लाई करते हो या फोर्स अप्लाई करते हो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, मतलब वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स एक्चुअली और ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल। तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड्स पे ये इनकॉम्प्रेसिबिलिटी का, ये जो इनकॉम्प्रेसिबल होना है प्रॉपर्टी, ये लगभग वैलिड है, लगभग वैलिड है। गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होते, लिक्विड्स आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल होते। अब ये एक डायग्राम है बेटा जो कि इलस्ट्रेट करेगा कि एग्जैक्टली पास्कल्स लॉ किस तरह से काम करता है। अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, तो अगर आप देखो बेटा, तो बच्चे ये लिक्विड जो है वो तो सेम है, ये दोनों जगह लिक्विड सेम है, लेकिन यहां पे जो इस साइड पे जो फोर्स आप लगा रहे हो वो F1 लगा रहे हो, और ये फोर्स एक्चुअली ट्रांसमिट होगा, प्रेशर ट्रांसमिट होगा और इस एंड पे रिसीव होगा। अगर आप देखो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूं ताकि आपको इस चीज को अप्रिशिएट करा सकूं कि पास्कल्स लॉ एग्जैक्टली कैसे फंक्शन कर रहा, ठीक है। सो हमने एक लिक्विड फिल कर रखा है यहाँ पे, मान लीजिए इस तरह का एक लिक्विड है जो कि फिल्ड है, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक पिस्टन लगा रखा है और इस पिस्टन पे हमने फोर्स लगाया। सपोज ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर वाला जो एरिया है, इधर आपके पास एक पिस्टन लगा है जिसपे गाड़ी रख दो, ट्रक रख दो, कुछ भी रख दो, और ये वाला जो एरिया है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने इधर से एक फोर्स लगाया, सपोज F1 फोर्स है 10 न्यूटन का। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा आपको इलस्ट्रेट करने के लिए। 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया उस तरफ F1, यहां पे इस सरफेस पे, एग्जैक्टली यहां पे लिक्विड है, एग्जैक्टली यहां पे इस जगह पे लिक्विड के इस सरफेस पे कितना प्रेशर डेवलप होगा, यहां पे जो प्रेशर डेवलप होगा वो P1, वो होगा फोर्स अपॉन एरिया, सो दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूं पर्पसली, क्योंकि यूनिट्स अंत में कैंसिल होने वाली है। सो दिस इज 10 अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर की वैल्यू सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होनी चाहिए, मतलब अगर यहां पे प्रेशर P1 है तो यहां पे भी प्रेशर P1 ही होना चाहिए, लेकिन फोर्स सेम हो ऐसी कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। पास्कल्स लॉ ये नहीं कहता कि फोर्स सेम होना चाहिए, प्रेशर जरूर सेम है। तो प्रेशर, अब यहां पे जो प्रेशर लगेगा, एक्चुअली यहां पे एक फोर्स आएगा F2, सो यहां पे जो प्रेशर है, अगर मैं यहां पे प्रेशर की बात करूं तो जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो होगी बेटा F2 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों प्रेशर बराबर होने चाहिए। पास्कल्स लॉ कहता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, ये दोनों प्रेशर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये दोनों प्रेशर बराबर होने चाहिए। प्रेशर बराबर करो, चलो प्रेशर को बराबर करते हैं। जब आप प्रेशर बराबर करोगे तो 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू F2 अपॉन 10, एंड F2 की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10, 100 न्यूटन। तो आपने क्या किया, सोचो आपने क्या किया, आपने इस डिवाइस की मदद से और पास्कल्स लॉ को यूज करते हुए आप 10 न्यूटन के फोर्स को आपने लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स जो दूसरे एंड पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिल रहा है, 10 टाइम्स 100 मिल रहा है, दूसरी तरफ वो 100 न्यूटन मिल रहा है। तो आप तो 10 अप्लाई कर रहे हो, लेकिन दूसरे एंड पे वो कितना मिल रहा है, 100। दिस इज द पावर ऑफ पास्कल्स लॉ। ये ताकत है बेटा पास्कल्स लॉ की, ठीक है। और इसी ताकत पे बेस्ड है सारे हाइड्रोलिक सिस्टम जो आजकल काम करते हैं, राइट। एक्चुअल में इस लॉ को हमें यूज करना है आगे बैरोमीटर और मैनोमीटर, जो दो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें। सो इस लॉ को आगे यूज करेंगे इन आर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा पहला प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर या एटमॉस्फेयर का प्रेशर, पहला प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। क्या है बेटा, बैरोमीटर, ठीक है। सो बैरोमीटर एक सुंदर सा तो नहीं बोल सकते बैरोमीटर बना है, बस बना है। सो बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट डज इट डू, it measures atmospheric pressure. So barometer measures atmospheric pressure, measures atmospheric pressure, right? atmospheric pressure को measure करता है, सॉरी pressure, atmospheric pressure को measure करता है, ठीक है बेटा। अब ये एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करता है, पूरा प्रिंसिपल क्या है वो भी आप समझ लो। प्रिंसिपल बेटा ये है कि इस तरह की एक सफिशिएंट लेंथ की ट्यूब है। अब ध्यान से सुन लो, आप अगर लिख रहे हो, आइडियली तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप ये चीज देख रहे हो तो साथ साथ में लिखते जाओ, नोट्स बनाते हैं, जैसे ऑफलाइन में हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं एग्जैक्टली उसी तरह पढ़ो, तब तो इन सब चीजों को पढ़ने का फायदा है।
है ना। और अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप लिख रहे हो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि अभी थोड़ी देर के लिए आप लिखना बंद करो और पहले समझ लो, फिर बाद में लिखना। 2 मिनट के लिए अपने पेन को विराम दो, आप लिखिए मत, ठीक है। सो एग्जैक्टली करते क्या है बेटा, एक सफिशिएंट लेंथ की ट्यूब लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सफिशिएंट लेंथ की ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब को ऊपर तक मरकरी से फिल कर दिया, इस ट्यूब को एकदम ऊपर ब्रिम तक मरकरी से फिल कर दिया, ऊपर पूरा एकदम लास्ट एंड तक मरकरी से फिल कर दिया, ये मरकरी, ठीक है। और इसको हमने ढक दिया, इसको हमने कवर कर दिया, एक लिड लगा दी बेटा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को लाते हैं और यहाँ पे एक टब फिल ऑफ मरकरी है, टब फिल्ड ऑफ मरकरी है, और उस टब में लाके इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ढक्कन को नीचे से खींच के बाहर निकाल दिया, ये जो ढक्कन है इसको लाके ऐसे पलट दो और नीचे से ढक्कन को खींच के हटा दो, ये जो लिड है उसको खींच के हटा दो। जब आप लिड को खींच के हटाओगे तो होगा क्या बेटा, ये जो मरकरी है नीचे खिसकना शुरू होता है, और मरकरी जब नीचे खिसकेगा, मरकरी जब नीचे खिसकेगा तो ये नीचे खिसकने पे थोड़ा गैप छोड़ता जाता है, वो जो गैप होगा वहां पे कुछ भी नहीं होगा, वहां पे वैक्यूम होगा। क्या था, पूरा मरकरी ऊपर तक फिल्ड था, आपने नीचे किया, लिड हटाया तो मरकरी ऊपर से नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, और एक हाइट पे आके वो रुक जाता है। नॉर्मली अगर आप सी लेवल पे हो तो वो 76 सेंटीमीटर की हाइट पे आके रुक जाएगा। या आप बोल सकते हो यहां पे आके रुक गया है, ये वैक्यूम है, ऊपर कुछ भी नहीं है बेटा, यहां पे वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और मेजर करने का क्या सिद्धांत है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किधर एक्ट कर रहा है, इधर देखो, इस सरफेस पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, PATM, इस सरफेस पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, PATM, और इस सरफेस पे, अब यहां पे एक सरफेस है और यहां पे एक सरफेस है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट, कौन सा कलर, यही कलर दिखेगा। इस जगह पे देखो आप, इस जगह पे अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूं इस जगह पे, तो इस जगह पे प्रेशर क्या होगा, ये जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम का जो प्रेशर है वही तो होगा। आप बोलोगे रो GH, आप बोलोगे रो GH, यही तो बोलेंगे भाई। ये जो हाइट है लिक्विड की H है, H की वैल्यू 76 है, डेंसिटी रो है, और G की वैल्यू तो रो GH ही तो प्रेशर होगा। अब ये दोनों सेम लेवल पे हैं, यहां पे लिक्विड सेम है, सेम लेवल पे है, तो पास्कल्स लॉ कहता है कि इनके प्रेशर की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर होने का मतलब ये जो प्रेशर है इस प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये वाला जो प्रेशर का वैल्यू है, ये PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रो GH के बराबर आनी चाहिए, और जहां पे रो डेंसिटी ऑफ मरकरी है, क्योंकि यहां पे मरकरी यूज किया है, और हाइट बेटा 76 सेंटीमीटर, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं तो, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। डेंसिटी ऑफ मरकरी एज यू नो इज 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. So this you need to learn. आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ मरकरी होती 13.6 into 10 की पावर 3 kg per meter cube, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो 10 की पावर 3 को हटा दीजिएगा, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करोगे तो PATM की वैल्यू, ये सब तो पास्कल में आएगा, SI यूनिट में, जब आप सॉल्व करोगे सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू एक्चुअली 1 ATM आ जाती है, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATM में मेजर करता हूं। और रिलेशन क्या है, अब आप आगे से याद रखेंगे, और ये शायद आपको याद भी हो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम अगर मुझे दिखता है वर्टिकल, अगर मुझे वर्टिकल 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम दिखता है, सो दैट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1 ATM. That will exert a pressure of how much? 1 ATM. 76 centimeter of mercury column exerts a pressure of how much? 1 ATM. Right? ये चीज क्लियर है, ठीक है। और आप एक कुछ और रिलेशंस भी लिख लो, शायद आपको मालूम हो, 1 ATM is equal to 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बैरोमीटर से रिलेटेड कई जगह पे आपको पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, मैं जल्दी से इनको आंसर करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि मरकरी ही क्यों यूज करते हैं बैरोमीटर में एज अ वर्किंग फ्लूइड। हम मरकरी को क्यों यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे लिक्विड को क्यों यूज नहीं कर लेते बैरोमीटर में? तो 2 कारण हैं जो मेन आप कारण बोल सकते हो। पहला कारण तो ये है क्योंकि मरकरी बहुत हाईली डेंस लिक्विड है। इनफैक्ट लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट डेंस लिक्विड है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो मोस्ट डेंस लिक्विड है मरकरी। जब आप मरकरी यूज करते हो तो ये जो डेंसिटी ज्यादा होने के कारण कम हाइट से ही आपको प्रेशर का पता चल जाता है। अगर आप हल्की लिक्विड लोगे, मतलब एक ऐसा लिक्विड लोगे जिसकी डेंसिटी कम हो, तो ये हाइट बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। और एक आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है
कि अगर मुझे 1 atm का प्रेशर मेजर करना है तो मरकरी की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर। अगर मरकरी ना लेके मैं वाटर लूं तो वाटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, निकालो। ओरल क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मुझे 1 atm का प्रेशर मेजर करना है तो मरकरी की वर्टिकल हाइट कितनी होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर। मुझे सेम 1 atm का प्रेशर मेजर करना है, लेकिन अब मरकरी यूज नहीं करना है, अब वाटर यूज करना है, जिसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वाटर अगर मैं यूज करूं तो 1 atm का प्रेशर मेजर करने के लिए कितनी वर्टिकल हाइट चाहिए होगी वाटर की, जल्दी बताओ, फटाफट सॉल्व करिए। कितनी हाइट होगी वाटर की, प्रेशर सेम मेजर करना है मुझे, सेम प्रेशर 1 atm उधर भी मेजर कर रहा था, इधर भी। अगर मुझे सेम प्रेशर मेजर करना है तो बहुत सिंपल सा एक रिलेशन है बेटा। अगर मुझे सेम प्रेशर मेजर करना है, पहले मैं मरकरी से मेजर कर रहा था, सो रो जी इंटू एच मरकरी। और अगर मैं सेम प्रेशर मेजर कर रहा हूं वाटर से तो हाइट ऑफ वाटर इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी। जी तो सबका है कि पानी का और मरकरी का अलग अलग जी होगा, जी तो सबके लिए एक है बेटा, है ना। सो अब प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इनको आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि हम सेम प्रेशर दोनों लिक्विड से मेजर कर रहे हैं। ऑब्वियसली हाइट अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। सो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है बेटा, हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये मैंने वाटर के लिए लिखा है, इनफैक्ट आप किसी भी लिक्विड के लिए ये रिलेशन लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन। अब अगर 1 atm का प्रेशर मेजर करना है तो हाइट ऑफ मरकरी कितना होता था, 76। कितना होता था बेटा, 76 इंटू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ वाटर मैंने आपसे पूछा है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1। सो हाइट ऑफ वाटर जो आएगा 1033.6 सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हो 10.336 मीटर। अब थोड़ा ये वैल्यू तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यू तो ठीक है, आ गई मेरी 10.336 मीटर, लेकिन आप इसको जरा विजुअलाइज, इसको अप्रिशिएट करने की भी सोचो। इस वैल्यू के बारे में आप समझो भी कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है। 10.336 मीटर अगर मैं ऊंचा वाटर कॉलम लेता हूं तो उसका प्रेशर 1 atm होगा। अगर मैं 10.336 मीटर ऊंचा वाटर कॉलम लेता हूं तो उसका प्रेशर 1 atm होगा। तो मरकरी यहां पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बीइंग अ हाईली डेंस लिक्विड, आपको ये जो हाइट रिक्वायर्ड है ये उस स्केल की नहीं है जो 10.336 मीटर, अभी आपने वाटर 76 सेंटीमीटर, मतलब आप इसको, द एपरेटस इज सिंपली इजी टू हैंडल। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, इजी टू हैंडल। अगर हमारी इतनी ऊंची हाइट होगी दूसरा लिक्विड तो उसको आप हैंडल कैसे करोगे, एक जगह रख के खड़ा करना पड़ेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जैसे एक जगह पे खड़ी रहेगी, है ना। तो अगर आप इजी टू हैंडल करना चाहते हो तो मरकरी। दूसरा बेटा जो कारण है मरकरी को यूज करने से, मरकरी इज ऑलमोस्ट अ नॉन वोलाटाइल लिक्विड। कई बार बच्चे बोलते हैं सर वोलाटिलिटी से क्या फर्क पड़ेगा, आप क्यों बता रहे हो कि नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, और मरकरी के नॉन वोलाटाइल होने से क्या फायदा मिलेगा बैरोमीटर में। सो मैं बच्चे बता दूं आपको कि यहां जो वैक्यूम वाली कंडीशन है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऊपर वैक्यूम नहीं होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर यहां जो लिक्विड भरा है अगर वो वेपराइज होगा, अब आप इसको ऐसे समझो बच्चे कि अगर ये लिक्विड वेपराइज होगा सो लिक्विड के वेपर्स यहां पे इकट्ठा होने शुरू होंगे और ये वेपर्स खुद का भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वेपर्स मतलब गैस है, सो गैस का खुद भी एक प्रेशर होगा। सो नीचे यहां जो प्रेशर होगा वो सिर्फ रो जी एच नहीं होगा बल्कि इन वेपर्स का भी प्रेशर होगा। मतलब आप जो रीडिंग लोगे वो फॉल्टी रीडिंग होगी, वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप समझ लो। अब वो वेपर्स का प्रेशर है कितना आपको खुद ही नहीं मालूम। सो आप चाहते हो कि एक ऐसा लिक्विड लो जो कि यहां वेपर्स ना बनाए और वैक्यूम की कंडीशन यहां पे बनी रहे। अब वेपर्स नहीं बनाने के लिए आप चाहोगे कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड हो। नॉन वोलेटाइल मरकरी, ऐसा दुनिया में कोई लिक्विड नहीं जो नॉन वोलेटाइल हो, लेकिन हां मरकरी इज ऑलमोस्ट, मतलब उसका वेपर प्रेशर होता तो है लेकिन वो इतना कम होता है कि दैट कैन बी इग्नोर्ड, दैट इज वर्थ इग्नोरिंग, राइट। ठीक है, तो इस कारण से मरकरी लेते हैं। और भी आपको बुक्स में रीजन मिल जाएंगे, वो सब फालतू, मरकरी शाइनी होता है, डज नॉट स्टिक टू ग्लास, सो वगैरह वगैरह, राइट। सो दिस वाज बैरोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन दूं आपको, करोगे? चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको नेक्स्ट पेज पे। यदि आपको बैरोमीटर और पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। चलो क्वेश्चन लो। क्वेश्चन आपसे ये है, सॉरी
चलो क्वेश्चन आपसे ये है, समझो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। आपके पास एक बैरोमीटर है, लेकिन थोड़ा अजीब शेप का है। ये बैरोमीटर है, मरकरी है यहाँ पे, ठीक है, मरकरी है। और बाहर का प्रेशर बेटा PATM है, जो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 76 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और यहाँ पे जो बैरोमीटर की ट्यूब है वो थोड़ा अजीब सी ट्यूब है, कुछ इस तरह से ट्यूब है, इसमें मरकरी फील्ड है और वो ट्यूब कुछ इस तरह से। ये वाला जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। ये पूरा मरकरी तक, ऊपर तक फील्ड है, ऊपर तक, ये सब मरकरी है, सब मरकरी है। ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ L है, और ये वाली वर्टिकल हाइट है 16 सेंटीमीटर। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ L इन सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन इज फाइंड L इन सेंटीमीटर। L की वैल्यू बतानी है आपको सेंटीमीटर में। ये थोड़ा अजीब सा बैरोमीटर है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, बेसिक है, एकदम बेसिक होना चाहिए आपसे। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यदि उसमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो एक आइडियल स्टूडेंट का ये रोल रहेगा कि आप क्वेश्चन को, आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करने के बाद आप सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखने पे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। तो ये चीजें आपको करनी है, ठीक है बेटा? अब मैं कर रहा हूँ इसको। सो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के लिए L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कितनी आई? 120 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए बेटा? 120। अब ये क्वेश्चन 120 कैसे आएगा? अगर बाहर का प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, इसका मतलब यहां पे इस सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यहां पे भी प्रेशर कितना होना चाहिए? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इस जगह। और इस जगह प्रेशर है किसके कारण? इसके कारण और इसके कारण। फिर मैंने आपसे बोला था कि अगर कभी आपको स्लांट लेंथ दी हुई हो तो हमें वर्टिकल हाइट से मतलब, इस ट्यूब को सीधा कर लो बेटा, हमें वर्टिकल हाइट से मतलब है, मतलब अब आप ट्यूब को ऐसे कर लो, ये हो गई मेरी ट्यूब सीधी, और जब मैंने ऐसा किया तो बेटा ये वाली जो लेंथ थी वो हो जाएगी L sin 30, और ये लेंथ हो जाएगी L/2, और टोटल लेंथ बेटा कितनी हो गई? L/2 + 16। ये पूरा मरकरी फील्ड है, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2 + 16, और ये टोटल लेंथ आनी कितनी चाहिए? 70, क्योंकि यहां मरकरी है और बाहर का प्रेशर भी 76 सेंटीमीटर मरकरी है। इसका मतलब है 16 + L/2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 76। L की वैल्यू बेटा 120 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर, राइट? सो दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा? चलो चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। आपको ये अरेंजमेंट दिया हुआ है और इस अरेंजमेंट के साथ आपको पूछा गया है इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस। और अगर आप गैस देख पा रहे हो तो बेटा यहां पे गैस है, इस जगह पे। चलो ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं। ये प्रेशर यहां पे गैस है बेटा, इस जगह पे गैस है, इसका प्रेशर आपको बताना है इन सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी के टर्म्स में आपको उस गैस का प्रेशर बताना है। इधर मरकरी है 25, ये है, इधर मरकरी नहीं, कोई दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 27.2। कई बार बच्चों का सवाल आता है कि सर लोअर डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे है और हायर डेंसिटी वाला ऊपर है, ये कैसे हुआ? तो मान लो एनीवे इट इज पॉसिबल, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। नीचे मरकरी है, ऊपर ये रहा 20 सेंटीमीटर। अब ये जो 20 सेंटीमीटर है, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी 27.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर से ऊपर मरकरी है 5, और ऊपर यहां गैस ट्रैप्ड है, और आपको बताना है गैस का प्रेशर। और बेटा बाहर का जो प्रेशर है P एटमॉस्फेयर, वो 76 नहीं 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। जो प्रेशर दिया हो उसी को यूज करना, अगर नहीं दिया होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एज्यूम करते, लेकिन अगर दे दिया है तो इसका मतलब क्वेश्चन फ्रेमर चाहता है कि आप वही वैल्यू यूज करो। चलो बेटा क्वेश्चन कर क्वेश्चन करिए। आंसर मैं करता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लेना फिर आप करना, ठीक है? चलिए तो यहां पे करते हैं। अब आप मुझे बताओ, पास्कल्स लॉ यूज करना है। यहां पे जो गैस का प्रेशर है, यहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है बेटा इस सरफेस पे, और ये प्रेशर है कितना? 75 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट? मरकरी। इसका मतलब इस जगह पे भी
प्रेशर कितना आना चाहिए, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा यहां पे जो प्रेशर है वो है कितना, यहां पे प्रेशर किस किस कारण से होगा, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं बेटा। ऊपर पहली बात तो गैस का प्रेशर होगा, तो यहां पे जो प्रेशर है वो गैस का प्रेशर होगा, प्लस ये जो 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, ये तो मरकरी है बेटा, तो इसका प्रेशर होगा, प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, प्लस ये जो 20 सेंटीमीटर ऑफ एक दूसरा लिक्विड है, लेकिन उसकी डेंसिटी 27.2, ये मरकरी नहीं है। अब यूनिट मिसमैच होगा, एक जगह मरकरी के टर्म्स में और एक दूसरा लिक्विड दे दिया है, तो ऑब्वियसली एक काम करो, उस लिक्विड को इक्विवेलेंट मरकरी की हाइट में चेंज कर लो। यदि मैं इस 20 सेंटीमीटर ऑफ दिस लिक्विड को मरकरी से रिप्लेस करूं, तो बताओ सेम प्रेशर जनरेट करने के लिए मरकरी की कितनी हाइट लेनी पड़ेगी, जल्दी से बताओ। 40 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी इस डेंसिटी की हाफ है, 13.6 इस वैल्यू का हाफ है, इस वैल्यू का हाफ है, इसका मतलब हाइट डबल लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको मरकरी से रिप्लेस कर दूं तो ये 20 के बजाय क्या लेना पड़ेगा, 40। सो दिस इज प्लस 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है, ये तो मरकरी बेटा, और ये 25 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। ये हो गया बॉटम पे प्रेशर, ये हो गया बॉटम पे प्रेशर। अच्छा इस सब प्रेशर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर। सब प्रेशर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 75 सेंटीमीटर। सो ऑल दीज वैल्यूज एड टू दिस वैल्यू, सो दिस इज पी गैस प्लस कितना आएगा बेटा, 5 प्लस 40 प्लस 25, सो दिस इज 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू इस प्रेशर के बराबर, क्योंकि यहां और यहां प्रेशर सेम होगा, यहां और यहां प्रेशर सेम होगा, और कितना होगा 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कितना होगा बेटा, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो यहां से जो गैस का प्रेशर आ जाएगा वो 75 माइनस 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो दिस इज द आंसर। आंसर क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो दिस इज माई गैस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये मरकरी के सेंटीमीटर के टर्म्स में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बैरोमीटर। ये बैरोमीटर था बेटा, ये एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक्चुअली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। नेक्स्ट वी कम टू मैनोमीटर। मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर गैस प्रेशर, एटमॉस्फेयर का नहीं, गैस का प्रेशर मेजर करते हैं मैनोमीटर से। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैनोमीटर को समझते हैं। ओके सो मैनोमीटर, मैनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो मैनोमीटर इसको लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर, मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, सो यूज्ड टू मेजर गैस प्रेशर। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जिस पे ये काम करते हैं वो आज हम लोग सीख रहे हैं। अगली क्लासेस में जब हम लोग गैसियस स्टेट में आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, और वहां से आप बोल सकते हो कि एक तरह से प्योर आइडियल गैस चैप्टर शुरू होगा, है ना। ये बेसिक है, आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक है, ठीक है। यूज टू मेजर गैस प्रेशर। अब बेटा मैनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के मैनोमीटर्स होते हैं, एक ओपन एंड मैनोमीटर और दूसरा क्लोज एंड मैनोमीटर। सो मैनोमीटर इज ऑफ टू टाइप्स, मैनोमीटर इज ऑफ टू टाइप्स, और ये जो दो टाइप है उनमें से एक है ओपन एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर, और दूसरा है बेटा क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। दूसरा बच्चे क्लोज एंड मैनोमीटर, क्लोज एंड मैनोमीटर समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और एग्जैक्टली है क्या। और अगर मैं ओपन एंड मैनोमीटर की बात करूं, सो ओपन एंड मैनोमीटर मैं बनाने जा रहा हूं यहां पे, पहला वाला ओपन एंड मैनोमीटर। अगर मैं ओपन एंड मैनोमीटर की बात करूं तो ओपन एंड मैनोमीटर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको आप ऐसे समझो बेटा, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आप गैस फिल करते हो, जिस गैस का प्रेशर आपको मेजर करना है, ठीक है। फिर इस तरह से एक ट्यूब कनेक्टेड होती है, इस ट्यूब के दो आर्म्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इस ट्यूब में यहां तो गैस होती है जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। जब आप बोलते हो ओपन एंड, सो ओपन एंड का मतलब ही है ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर। सो दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को ओपन है मतलब एक प्रेशर यहां पे लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में मरकरी फील्ड है। मान लीजिए आपने गैस भरा और गैस भरने के बाद सिचुएशन कुछ ये है, सिचुएशन कुछ ये है, सिचुएशन ये बेटा, ठीक।
सिचुएशन ये है कि लेफ्ट और राइट आर्म्स में जो मरकरी का लेवल है, उनकी जो डिफरेंस है हाइट का, वो h हाइट है। मतलब लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में जो हाइट डिफरेंस है वो कितना है बेटा, h है। मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज करती है। सो मुझे गैस का प्रेशर मेजर करना है। नाउ इट्स वेरी सिंपल। गैस का प्रेशर अगर मुझे मेजर करना है, सो यहां पे बेटा इस जगह पे बताओ प्रेशर कितना है। अच्छा, इस सरफेस पे किसका प्रेशर, इधर तो गैस गैस भरी है, तो गैस प्रेशर एग्जैक्ट इस सरफेस पे तो गैस का प्रेशर लग रहा होगा। अच्छा, इस जगह पे किसका प्रेशर लग रहा है, इस जगह पे इस हाइट के कारण प्रेशर लग रहा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, हाँ या ना भाई। इस जगह पे क्या प्रेशर लग रहा है, एक तो इस हाइट के कारण लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर लग रहा है और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है कि नहीं। सो यहां पे जो प्रेशर होगा वो होगा P ATM प्लस रो GH, और यहां मरकरी फील्ड है, हालांकि कोई भी लिक्विड, मैं एक जनरल केस ले रहा हूं, है ना बेटा, जनरल केस। अब देखो यहां पे और ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर की वैल्यू होनी चाहिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो प्रेशर की वैल्यू होनी चाहिए सेम। इसका मतलब ये दोनों प्रेशर बराबर हैं। यहां तो गैस का प्रेशर है और ये प्रेशर ये है, सो दैट मींस P गैस इज इक्वल टू P ATM प्लस रो GH। सो ये है गैस का प्रेशर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर आपने दाहिनी तरफ ही, राइट साइड में ही क्यों h हाइट ऊपर लिया है, क्या लेफ्ट साइड पे भी h हाइट ऊपर जा सकता है, क्या हाइट डिफरेंस सेम भी, मतलब हो ही सकता है कि हाइट डिफरेंस हो ही ना, दोनों आर्म्स में मरकरी का लेवल सेम हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। सो अगर मान लो बेटा सपोज दोनों आर्म्स में मरकरी का लेवल सेम हो गया या जो भी लिक्विड है सेम, सो लेफ्ट और राइट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो ये वाला टर्म गायब कर दो, h की वैल्यू 0 कर दो। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपके पास सिचुएशन ये है, अगर आपके पास सिचुएशन ये है कि आपने गैस फिल की और गैस फिल होने के बाद कुछ ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई, these situations arises, these situations are arising, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब दोनों तरफ, अब आप बताओ बेटा, यहां पे P ATM हो गया, यहां गैस हो गया, सो यहां पे गैस का प्रेशर लग रहा है, यहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, कोई हाइट में डिफरेंस है ही नहीं है, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। P गैस इज इक्वल टू व्हाट, P ATM। और बहुत सिंपल था, इसी वाले इक्वेशन में आप h को 0 रख दो। अब अगला तीसरा केस क्या हो सकता है, या आप मुझे बताओ, तीसरा केस क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ। तीसरा पॉसिबल केस, आपने गैस फिल की लेकिन अब लेफ्ट की तरफ h हाइट ऊपर गया, मतलब ये वाला केस। बाहर का प्रेशर P ATM, आपने गैस फिल की लेकिन अब की बार कुछ सिचुएशन ऐसी है, लेफ्ट साइड में h हाइट ऊपर है और ये डिफरेंस है h। अब यहां जो गैस होगी उसका प्रेशर क्या आएगा बेटा, अब गैस का प्रेशर आएगा P ATM माइनस h रो GH माइनस रो GH, है ना बेटा। सो तीन पॉसिबल केस हो सकते हैं ओपन एंड मैनोमीटर में, तीन पॉसिबल केस हो सकते हैं। एक हो सकता है P ATM प्लस रो GH, अगर राइट साइड में h हाइट ऊपर चला गया, अगर दोनों आर्म्स में मरकरी का लेवल या लिक्विड का लेवल सेम है तो सिंपली P ATM के बराबर रो GH गायब कर दो, और अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा हो सो P ATM माइनस रो GH। ठीक है, ये तीन पॉसिबल केसेस है। क्लोज एंड मैनोमीटर में आप बच्चों गेस करो क्या होगा, क्लोज एंड मैनोमीटर में बेटा आप बताओ कि क्या होगा। क्लोज एंड मैनोमीटर में होगा क्या, दिस पर्टिकुलर आर्म इज क्लोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर गायब कर दो, इसको, इस वाले को बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद इधर वैक्यूम आ जाता है, मतलब इधर कोई भी गैस नहीं है, एटमॉस्फेयर का अब आप कंपोनेंट हटा देते हो। सो ओपन एंड मैनोमीटर में जहां P ATM आपको लेना पड़ता था, क्लोज एंड मैनोमीटर में आपको P ATM नहीं लेना पड़ेगा। और उसमें अब मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं बेटा, आप बताओ क्लोज एंड मैनोमीटर में क्या ये तीन पॉसिबल केसेस होंगे। हमने आपसे कहा क्लोज एंड मैनोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर गायब कर देना, उसको 0 ले लेना, क्योंकि अब ये एंड क्लोज टू एटमॉस्फेयर है। सो अगर आप P ATM को गायब कर दोगे तो आप मुझे अपने कॉमन सेंस से बताओ बेटा कि क्या ये तीन पॉसिबल केसेस होंगे क्लोज एंड मैनोमीटर में। ऑब्वियसली नॉट, सिर्फ कौन सा केस होगा, फर्स्ट वाला,
फर्स्ट वाला PATM को 0 करोगे तो एक्चुअली सिर्फ यही वाला केस होगा। अगर मैं इसको गायब कर दूं तो सिर्फ गैस का प्रेशर आ जाएगा ρGH के बराबर। PATM का कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा 0। P कंपोनेंट एक्चुअली है ही नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोज एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं? गैस का प्रेशर, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्लोज एंड मैनोमीटर बना दूं? चलो एक एग्जांपल बना लेते हैं। आप बोलोगे सर ने बताया नहीं, तो दिस इज क्लोज्ड और आपने गैस फिल की। यहां पे गैस फिल करने के बाद कुछ ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। ये परिस्थिति, ये हाइट h है और यहां पे है वैक्यूम, यहां पे है वैक्यूम। तो यहां पे बेटा जो गैस का प्रेशर होगा P गैस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली ρGH, क्योंकि बाहर का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, ठीक है। ये क्लोज एंड मैनोमीटर, इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और बाकी दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कहां गया? आगे था ये calculate number of moles of gas present in the container, this is the container of volume 10 liter। so इसका वॉल्यूम 10 लीटर गिवन है बेटा, at 300 केल्विन। मोल्स पता करने हैं गैस के। if the manometer containing glycerine, अब ये जो लिक्विड मैनोमीटर में भरा हुआ है वो यहाँ पे ग्लिसरीन है, वो मरकरी नहीं है, ठीक है, ग्लिसरीन है। और दिस हाइट डिफरेंस इज 5 मीटर, बाहर का प्रेशर इज 1 ATM। चलो बताओ आंसर क्या आएगा? फिर से बेटा, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को करो, आंसर नोट करो और फिर आपको देखना है सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसको करता हूं, है ना बेटा। तो यहाँ पे अच्छा सवाल है। यहाँ पे दो चीजें करनी पड़ेंगी हमें। पहली बात तो वो जो लिक्विड है ये ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरीन है। यहाँ पे जो लिक्विड है ये ग्लिसरीन है। अब ग्लिसरीन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है, हमें एक रिजल्ट मालूम है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 ATM, है ना। सो बाहर का प्रेशर 1 ATM मतलब मर्करी के टर्म्स में। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो हाइट हो वो एक्चुअल में मर्करी के टर्म्स में ही है। ग्लिसरीन को हटाना है, तो हटाने के लिए रिलेशन क्या यूज करोगे? हाइट ऑफ मर्करी इनटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू, अब मैं हाइट ऑफ ग्लिसरीन इनटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन लिख सकता हूं। हाइट ऑफ मर्करी पता करना है। अगर मैं मर्करी से रिप्लेस करता हूं इस ग्लिसरीन को तो हाइट कितनी आएगी ये मुझे पता करनी है। इनटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6, हाइट ऑफ ग्लिसरीन इज 5 मीटर, जिसको मैं 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, जैसे सेंटीमीटर बेटा। और डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मुझे दे रखा है 2.72। सो 2.72, this is 5 times, and height of mercury is 100 centimeter, so this is 100 centimeter। मरकरी की हाइट, अगर आप इस ग्लिसरीन को मरकरी से रिप्लेस कर दोगे तो ये हाइट 5 मीटर या 500 सेंटीमीटर नहीं होगी बल्कि 100 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और बाहर का प्रेशर कितना है? 1 ATM। सो अब मुझे ये मेक श्योर करना है कि यहां पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी, ये जो प्रेशर है एक्चुअली यहां पे ये जो गैस है, गैस का प्रेशर, अब मैं गैस का प्रेशर लिखूंगा क्या? P गैस इज इक्वल टू P ATM प्लस ρGH, है ना। और अब मैंने मरकरी के टर्म्स में H को ऑब्टेन कर लिया है। तो एक काम करते हैं, ये बाहर का प्रेशर 1 ATM तो है ही है, इसके कारण प्रेशर कितना लगेगा? इस हाइट के कारण। अब 5 मीटर नहीं, यहां मरकरी फिल करो और ये 5 मीटर नहीं 1 मीटर करो। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। सो आपको मालूम है कि जो टोटल प्रेशर हो जाएगा, एक्चुअली 100 सेंटीमीटर का मतलब है प्रेशर ड्यू टू दिस 100 सेंटीमीटर, प्रेशर विल बी 100/76 ATM। ये तो इस हाइट के कारण प्रेशर है और बाहर का प्रेशर कितना था? 1 ATM। सो टोटल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो 1 ATM प्लस 100/76 ATM। नाउ यूज PV इज इक्वल टू nRT। द क्वेश्चन इज नाउ वेरी इजी। प्रेशर आ गया है मेरे पास, गैस का प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, R पता है, टेम्परेचर पता है। PV is equal to nRT, P is 1 plus 100/76, वॉल्यूम इज 10 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमें पता करने हैं। R की वैल्यू क्या लूं? 0.0821, क्योंकि प्रेशर है ATM में, वॉल्यूम है लीटर्स में। सो 0.0821
और टेम्परेचर कितना लेना बेटा 300। टेम्परेचर कितना लेना बच्चे 300 दे रखा गया है ना। सो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 100 अपॉन 76 इंटू 10 डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 24.63 होता है जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज रफली, जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.94 मोल्स के आसपास आएगा। प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करो कि ये एक्चुअल में ये है। अब ये रफली कितना आएगा ये आप चेक कर लेना, 0.94 मोल्स के आसपास आना चाहिए, ठीक है। जो आंसर मेरे पास है, हो सकता है ये मुझे कैलकुलेट करने में कोई गलती हुई है, प्लीज इंश्योर कि ये एक्चुअल में अब ये प्रेशर तो 1 + 100 अपॉन 76 है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करो, बस आपको मोल्स मिल जाएंगे गैस के। तो यहाँ पे मैनोमीटर का बस ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे हमने ग्लिसरीन को इक्विवेलेंट मरकरी हाइट में चेंज किया, क्योंकि मरकरी के लिए रिजल्ट मुझे मालूम है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 atm, तो हमने उसको मरकरी में चेंज कर लिया। मरकरी में चेंज करने पे वो हाइट 5 मीटर नहीं बल्कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है। सो वहां से प्रेशर मेजर किया, गैस का प्रेशर आया और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज किया। सो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने एकदम बेसिक्स कवर किए। एक्चुअली आज की क्लास में हमने ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, बैरोमीटर और मैनोमीटर, इनके पीछे की जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए कुछ लॉज और कुछ फंडामेंटल्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट गैस लॉज। आई होप कि आपकी क्लास आज जो आपकी ये क्लास हुई उसको आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज अगर कोई डाउट है तो अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बेटा।